कोई होर 4x4 नहीं आती इत्थे गड्डी? Hi guys, welcome back to another video of Boosted Boys. My name is ताज और मैं कर रहा हूँ इस चैनल पे अपनी 2008 मॉडल टाटा सफारी 4x4 को रिस्टोर। ये गाड़ी पिछले 4 साल से यूज़ में नहीं थी, जिसकी वजह से इसके काफ़ी सारे फीचर्स जो हैं बंद हो चुके हैं। सोनी में से एक फ़ीचर है इसका 4x4 का सिस्टम, जो अभी इस सफारी का नहीं चल रहा। सामने स्क्रीन के ऊपर आपको 4H और 4L इकट्ठे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो एक वर्किंग सिस्टम के अंदर नहीं होने चाहिए। तो इन दोनों लाइट्स का इकट्ठा चलना ये इंडिकेट करता है कि कहीं पे कोई एरर है। ये प्रॉब्लम शायद इन टूटी हुई वायर्स की वजह से आ रही हैं, जो कि डायरेक्ट 4x4 गियर के ऊपर दिख रही हैं। तो इन्हीं वायर्स को दोबारा जोड़ने के लिए लेके जा रहा हूँ इसको पास की एक वर्कशॉप पे। आगे क्या हुआ वहाँ जाके बताता हूँ। सफारी को जब लिफ्ट पे उठाया तो मैकेनिक ने बताया कि करोल बाग वाली कपलर टू कपलर फिटिंग नहीं हो पाएगी, क्योंकि 4 कपलर्स में से सिर्फ 3 ही कपलर्स थे, एक कपलर उसमें से मिसिंग था, और जो भी कपलर्स हमारे पास थे उन तीनों के ऊपर दांतों के निशान थे। तो मैंने फिर अपने मैकेनिक को बताया कि ये दांतों के निशान कहाँ से आए हैं। तो हमने फिर ये डिसाइड किया कि इसके कपलर्स को हम हटा देते हैं और वायर्स के कलर कोड के हिसाब से इनको जोड़कर इनको परमानेंट कनेक्ट कर देते हैं। वायर्स का कलर कोड ना होने के कारण जो काम हमें 2 मिनट का इजी फिक्स लग रहा था, उसने कैसे हमारे 2 घंटे ले लिए हमें पता ही नहीं चला। सो सफारी के 4x4 सिस्टम में टोटल 10 तरह की वायर्स हैं, जिन्हें हमें सही ऑर्डर में जोड़ना होगा अगर इसका 4x4 सिस्टम चलाना है तो उन 10 वायर्स में से 7 वायर्स इस कपलर के अंदर लगी थी, जो अभी हमने गाड़ी से रिमूव किया था। तो इस कनेक्टर की हेल्प से हमने देखा कौन सी वायर कहाँ लगी हुई है और उनको सही ऑर्डर में जोड़ना शुरू कर दिया। तो 10 में से 7 वायर्स को बिल्कुल सही ऑर्डर में जोड़ने के बाद भी पीछे 3 वायर्स बच जाती हैं, कहीं कोई शॉर्ट सर्किट ना हो जाए, इसलिए हमने इन्हें अनप्लग रखने का ही डिसाइड किया। मुझे लग ही रहा था कि ये 4x4 नहीं चल पाएगा, लेकिन मैकेनिक को एक बार ट्राई करके देखना था। सो ऑफ कोर्स गाइस, ये नहीं चल पाया और मैं उस शाम को इसको यूं ही घर पे लाकर पार्क कर दिया। नेक्स्ट ट्राई मैंने की इसे टाटा की ऑफिशियल वर्कशॉप पे ले जाके फिक्स करवाने की। तो ऑलमोस्ट 2 घंटे वेट करने के बाद हमें एक मैकेनिक दिया गया, जिसने आते ही हमसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि इसका 4x4 गियर आखिर है कहाँ पे। गियर किथे दा 4x4 दा? सो टाटा की वर्कशॉप से मुझे कुछ ज़्यादा उम्मीद अब नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इतनी दूर हैं तो एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मैकेनिक ने मुझे ये कहा कि गाड़ी को लिफ्ट पे चढ़ाकर प्रॉपर्ली स्कैन करना होगा, और हम भी इसका वेट करने लगे। One eternity later. तो करीब आधा घंटा लिफ्ट के साथ लड़ने के बाद इनका ये कहना था कि गाड़ी बहुत ही बड़ी है और हमारे पास कोई भी इतनी बड़ी लिफ्ट नहीं है, इसलिए इसको कहीं और पे लगा के फिर स्कैन करना होगा। तो आज तक मैंने सिर्फ ये सुना ही था कि टाटा की कस्टमर सपोर्ट बहुत ही बेकार है, लेकिन आज मैं इसे अपनी आंखों से देख भी रहा था। तो इसके बाद गाड़ी को लगा दिया एक अलाइनमेंट पिट के ऊपर और हमें एक नया मैकेनिक दे दिया गया। तो मैं भी यहीं पे फ्लोर पे बैठकर इनसे बात करने लगा और इन्हें बताने लगा कि कैसे लास्ट ट्राई में हमने इसकी वायर्स को कनेक्ट किया था। तो नीचे बैठने की बजाय मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी पिट के अंदर चला जाता हूँ और वहाँ जाकर इनकी हेल्प कराता हूँ। तो मैं बस इनको नीचे जाके ये समझाने लगा कि कैसे इसमें 10 वायर्स का एक फंडा है, जिसमें से 7 हमने कनेक्ट कर दिए हैं, लेकिन 3 आपको करके देनी है और 4x4 इसका चल पड़ेगा। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन ने इसकी वायर्स को रीओपन करना शुरू कर दिया और ये मुझे कहने लग पड़े कि इन्हें लग रहा है कि इसमें करंट ही नहीं है। इसके बाद इन्होंने अपनी जेब में से निकाली एक वायर और एक बल्ब और करने लग पड़े इसका करंट चेक। तो एक वायर को कर दिया इन्होंने ग्राउंड और दूसरे एंड को ये करने लग पड़े हर एक वायर के साथ टच, और जब फिर भी ये बल्ब लाइट अप नहीं हुआ तो उन्होंने इन दी एंड ये बोल दिया कि यहाँ पे तो पावर ही नहीं आ रही। फिर हम आ गए गाड़ी के अंदर और मैंने इनसे पूछा कि अगर इसके सिस्टम में पावर नहीं है तो क्यों इसके डैशबोर्ड के ऊपर वो 2 लाइट्स आ रही हैं।
उन्हें भी नहीं आना चाहिए। तो इनका कहना था चलो ट्राई करके देखते, क्या पता ये चली जाए। तो अब तक मुझे इतना तो पता चल चुका था कि इस 4x4 सफारी को ठीक करना इनके बस की बात तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता बिल्कुल भी नहीं था सिवाय वेट करने के। इसके बाद ये शुरू हो गए एक बाय एक सफारी के सारे फ्यूजेस को चेक करना। गाइस सैडली वही हुआ जिसका मुझे डर था। मुझे भी निराश होकर टाटा की वर्कशॉप से घर आना पड़ा। जब मैंने इसके बारे में बात की इनसे तो इनका ये कहना था कि ये गाड़ियाँ बहुत ही रेयर हैं और ये बहुत ही कम वर्कशॉप में काम करवाने के लिए आती हैं और इनके पास इनको ठीक करने के लिए कोई ट्रेनिंग ही नहीं है। नो डाउट गाइस, इसलिए शायद इंडियन आर्मी भी टाटा सफारी को कैंसिल करके अब महिंद्रा स्कॉर्पियो को लेना पसंद कर रही है। सो गाइस, आपने देखा कि इसने काफ़ी मैकेनिक्स के छक्के छुड़ा दिए हैं। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया कि जितनी भी मेरे पास नॉलेज है मैं उसकी हेल्प से इसको ठीक करने की ट्राई करूँगा। सो एज़ यू कैन सी कि मेरे पास घर पे तो कोई लिफ्ट नहीं है, तो मैंने एक देसी रैंप का जुगाड़ बनाया। जब मैं छोटा था तो मेरे सिर में एक चोट लग गई थी, जिसकी वजह से मैं ऐसे डिसीजंस लेता रहता हूँ। ये जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और मैं किसी को भी ये रिकमेंड नहीं करता कि इसको आप घर पे ट्राई करें। सो जैसा आप सभी को पता है कि इसके 4x4 सिस्टम में थी 10 वायर्स, जिसमें से 7 कनेक्टेड थी और 3 अनप्लग्ड थी, जिसकी वजह से इसका 4x4 सिस्टम काम नहीं कर रहा था। सो इन 10 वायर्स को प्रॉपरली कनेक्ट करने के लिए हमें चाहिए था एक प्रॉपर डायग्राम, जो ना तो किसी लोकल मैकेनिक के पास था और ना ही टाटा की ऑथराइज्ड वर्कशॉप से। सो इसका डायग्राम तो कहीं पर भी अवेलेबल नहीं था, जिसे ढूंढते ढूंढते करीब 1 महीना निकल गया। मेरे एक पेशेंट हैं जो कि आर्मी में GS 800 को ड्राइव करते हैं, तो उन्होंने एक दिन मुझे ये फोटो सेंड कर दी, जिसकी हेल्प से मैंने इन बची हुई 3 वायर्स को भी सही ऑर्डर से कनेक्ट कर लिया। सो एज यू कैन सी गाइज, सिस्टम में अब कोई भी एरर लाइट्स नहीं आ रही है। सो इतना तो पता चल चुका था कि सर्किट बिल्कुल सही जुड़ा है, लेकिन फिर भी अभी तक 4x4 एंगेज नहीं हो पा रहा था। तो मेरा पहला शक गया इसकी 4x4 की मोटर के ऊपर और मैंने उसे उतार कर चेक करने का फैसला लिया। तो जैसे ही मोटर को मैंने खोलकर देखा, वो अंदर से बिल्कुल ही जाम पड़ी थी। शायद इसी वजह से इसका 4x4 एंगेज नहीं हो रहा था। सो मैंने बहुत ही केयरफुली इसको सर्विस करने की ट्राई की। ऑल्दो मुझे इसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी बेसिक नॉलेज की हेल्प से मैंने इसको सर्विस कर लिया। सर्विस करने के बाद इसको एक बार मैनुअली ट्राई करके देखा तो ये चल रही थी। सो गाइज, ये है नेक्स्ट डे आफ्टर आई गेट डन फ्रॉम माई क्लिनिक। तो मोटर सर्विस के बाद कुछ ऐसी दिख रही थी, तो हमने जल्दी से ट्राई किया कि गाड़ी के नीचे जाएं ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। तो मोटर भी सर्विस हो गई थी और इसकी 10 की 10 वायर्स का डायग्राम भी अब हमारे पास था। तो अपनी थोड़ी बहुत समझ के हिसाब से अब मुझे लग रहा था कि इसका 4x4 ठीक हो जाना चाहिए। तो आओ फटाफट से इसको लगा कर देखते हैं कि हमारी मेहनत रंग लाएगी या फिर वेस्ट हो जाएगी। सो वायरिंग कंप्लीट करते करते हमें रात हो गई थी, तो हमने फैसला लिया कि उसको मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे। तो इसको स्टार्ट करने के बाद जैसे ही हमने इसका 4x4 एंगेज करने की ट्राई की,
तो इसका 4x4 एंगेज हो गया, जिससे हमें ये पता चल गया कि हमने वायरिंग बिल्कुल सही कर दी है। इसको 4x4 में चलाते ही इसमें बहुत सारी आवाज़ आने लग पड़ी, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ टूट रहा है। लिफ्ट पे उठा के इसको 4x4 मोड पे चलाया तो देखा कि इसके फ्रंट टायर्स के अंदर तो बिल्कुल बहुत ही कम पावर आ रही थी। One eternity later. गाइस, इनसे मिलो, ये है हमारे गुलाबो बाजी। ये मेरे पेशेंट भी हैं और ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड भी हैं। इनका हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा नाम है, तो जब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी तो मैं इनके पास आया और मैंने इन्हें अपनी सफारी और बिल्ड सीरीज़ के बारे में सब कुछ समझाया। इनकी वर्कशॉप में बेसिकली जर्मन गाड़ियों का ज़्यादा काम किया जाता है, लेकिन जब मैंने इन्हें बताया कि मेरी सफारी मुझे तंग कर रही है तो इन्होंने मुझे कहा कि गाड़ी को मैं यहाँ लेकर आऊँ, ये उसे बिल्कुल मैकेनिकली फिट कर देंगे। तो जैसा मैंने इन्हें समझाया कि गाड़ी को 4x4 में लगाते ही ये कट कट की आवाज़ करती है, तो हमें लगा शायद इतने सालों के अब्यूज़ के कारण कहीं इसका फ्रंट डिफरेंशियल ना ख़राब हो, तो पहले हमें वो चेक कर लेना चाहिए। फ्रंट डिफरेंशियल कवर खुलते ही हमने अंदर से देखा कि गियर्स तो गुड एज न्यू है। स्क्रीन की राइट साइड में रेफरेंस के लिए टूटे हुए गियर्स की पिक्चर लगाई है। फ्रंट डिफरेंशियल में कोई भी प्रॉब्लम ना होने के कारण हमें इसे फर्दर डायग्नोस करना पड़ा। नेक्स्ट हमने इसकी फ्रंट ड्राइव शाफ्ट को रिमूव किया सो दैट इसके 4x4 गियर को और फ्रंट डिफरेंशियल को अलग अलग से टेस्ट किया जा सके। यहाँ पे हम सफारी के 4x4 को फ्रंट डिफरेंशियल से डिस्कनेक्ट करके टेस्ट कर रहे थे। ਛੱਡ ਦੇ ਰੇਸ ਦੇ ट्रांसफर के ठीक है 2x4 कर 2x4 4x2 कर ठीक है हाई कर दे चलते चलते जी चल पे टू ते आ इसका 4x4 गियर और ट्रांसफ़र केस बिल्कुल बढ़िया काम कर रहा था। अब तक मैं ये सोच रहा था कि इसकी वायरिंग मैंने बिल्कुल सही ठीक कर दी है और 4x4 बिल्कुल अच्छा काम कर रहा है। हमने इसका फ्रंट डिफरेंशियल पहले ही चेक कर लिया था और अब बारी थी इसकी फ्रंट हब्स को चेक करने की। जब इसकी हब्स को खोल के देखा तो वो भी बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में लग रही थी, लेकिन हमने फिर भी एक स्टेप फर्दर जाने की ट्राई की। इसकी सारी फिटिंग्स को खोलकर इसके CV एक्सल्स के ऊपर हब्स को डायरेक्ट फिट करके देखा कि कहीं ये स्लिप तो नहीं थी। जब इसके CV एक्सल्स के ऊपर हब्स को डायरेक्ट फिट करके देखा तो इसके टीथ के साथ टीथ बिल्कुल अलाइन हो गए और ये कहीं से भी स्लिप नहीं कर रही थी। तो नेक्स्ट हमने इसके CV एक्सल्स को खोलना शुरू किया। तो CV एक्सल्स के ऊपर सिर्फ 4 ही बोल्ट्स थे जो बड़ी आसानी से खुल गए और मैकेनिक ने CV एक्सल्स को निकालते ही बोला कि आपके ये CV एक्सल्स भी ठीक है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही थी, अगर सब कुछ सही है तो फ्रंट टायर्स में पावर क्यों नहीं आ रही। A few moments later. तो कुछ देर और दिमाग का दही करवाने के बाद हमने ये डिसाइड किया कि इसके ड्राइव शाफ्ट को एक बार फिर से जोड़ा जाएगा और 1 बाय 1 इसके सारे पार्ट्स चेक करेंगे। तो सबसे पहले बारी थी इसके डिफरेंशियल की शाफ्ट की। तो जैसे ही हमने कार को स्टार्ट करके 4x4 में डाला, ये चल तो पड़ा, लेकिन कार लिफ्ट के ऊपर ही वाइब्रेशन मोड पर लग गई और गाड़ी के नीचे से बहुत सारी कट कट की आवाज़ आने लग पड़ी। टू करी टू गाइस, मेरे साथ ही ऐसा पता नहीं क्यों होता है। सफारी का पार्ट भी वो ख़राब हुआ जो 4x4 सिस्टम में सबसे महंगा है। सो बैड न्यूज़ ये है कि गाड़ी का 4x4 गियरबॉक्स ख़राब है और गुड न्यूज़ ये है कि हमने इसके सारे पार्ट्स अरेंज कर लिए हैं अलॉन्ग विद ए न्यू सील्ड इंजन। 2000 years later. सो ये बोनस क्लिप होने वाली है उन लोगों के लिए जिनको इस गाड़ी के बारे में थोड़ा सा ज़्यादा जानना है। सो एज यू ऑल नो कि मेरी सफारी में 4x4 बोग वार्नर नाम की एक कंपनी का लगा हुआ है। सो काफ़ी टाइम से हम इसे स्कैन करने की ट्राई कर रहे थे
ये गाड़ियाँ इस इशू के लिए काफ़ी रेयरली किसी वर्कशॉप के अंदर जाती हैं, इसीलिए हमारी मार्केट में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में अवेलेबल नहीं थी। सो मैंने ट्राई की बॉर्गवार्नर कंपनी के कस्टमर केयर पे बात करने की, तो उन्होंने मुझे पूरी डिटेल में समझाया कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले इन 2 बोल्ट्स को रिमूव कर लेंगे और 4x4 मॉड्यूल को नीचे उतार लेंगे। 4x4 मॉड्यूल के ऊपर ही लगा हुआ है इसका डायग्नोस्टिक प्लग, जिसके थ्रू सारी फॉल्ट कोड्स की स्कैनिंग करी जानी है। इसे स्कैन करने के लिए सिर्फ हमें 2 ही चीज़ें चाहिए, एक 2 वाट का बल्ब और 10 फीट की वायर। तो ज़्यादा कुछ मुश्किल काम नहीं है, जिसको एक नॉर्मल इलेक्ट्रिकल नॉलेज होगी वो ये कर सकता है। वायर के एक एंड को डायग्नोस्टिक प्लग के साथ कनेक्ट करना है और वायर के सेकंड एंड को हमने कनेक्ट कर देना है 2 वाट के बल्ब के नेगेटिव पोल के साथ। इसके बाद हम कनेक्ट करेंगे बल्ब के पॉजिटिव को बैटरी के पॉजिटिव पे। एक लॉन्ग ब्लिंक आने के बाद ये फॉल्ट कोड्स को शो करना शुरू कर देगा। ये एक बाइनरी सिस्टम है जिसमें एवरी लॉन्ग ब्लिंक मतलब 1 और एवरी शॉर्ट ब्लिंक मतलब 0 होगा। तो इसने हमें फॉल्ट कोड शो किया है 100 जो है स्पीड सेंसर का। स्पीड सेंसर एक बड़ा ही कॉमन पार्ट है जो बड़ा इजीली मार्केट से अवेलेबल हो जाता है, जिसे हम नया गियर बॉक्स लगाने के साथ ही इंस्टॉल कर देंगे। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप ये आप सबको पसंद आई हो। वीडियोस का इतनी लेट आने का सिर्फ एक ही रीज़न था कि टाटा सफारी 4x4 एक बहुत ही रेयर कार है और इसका सामान मुझे अरेंज करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग गया। नेक्स्ट वीडियो टाइम पे आ पाए मैं पूरी ट्राई करूँगा। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना, इट मीन्स अ लॉट टू मी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।